हेलो एंड वेलकम टू GS5SM चैनल। आज हम एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत के थ्रू अपनी पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारी कोशिश रहेगी कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो आपका। सारे के सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा दें और एक अच्छे वे में समझाएं ताकि वो आपको वन टाइम में ही याद हो जाए। नहीं होती वन टाइम में तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। चलिए फिर हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा पहला लेक्चर होगा पॉलिटी का, जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो भी चीज़ें हुई उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं कंपनी रूल और दूसरे को कहते हैं क्राउन रूल। अब कंपनी रूल क्यों कहते हैं? कंपनी रूल इसलिए कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार करने आई थी, एक बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन तक उसने इंडिया पर राज किया। वो टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक था? 1773 से 1858 तक। जो 1857 की 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके 1 साल बाद तक। इसके बाद कंपनी का रूल ख़त्म होकर सीधा क्वीन का रूल चलने लगा। तो इसीलिए जो इसके बाद का ड्यूरेशन था उसे कहते थे द क्राउन रूल। और ये कब से कब तक चला? 1857 की क्रांति के जस्ट बाद यानी 1858 से इंडिया के आज़ाद होने तक इंडिया पर क्राउन रूल था, वहाँ की रानी का राज था। अब हम देखते हैं कि कंपनी रूल में हम क्या क्या कवर करेंगे और क्राउन रूल में हम क्या क्या कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कंपनी रूल को पूरा ले लें और क्राउन रूल जो होगा ये अपने नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो देखिए, कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक चला, इसमें हमें देखना है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786 और इसके अलावा 1793, 1813, 1833 और 1854 के चार्टर एक्ट। अब इस टाइम ड्यूरेशन को आप याद रखने के लिए ये देख लीजिए कि ये जो चार्टर्स एक्ट आए थे ये हर 20 ईयर्स पे आए थे। तो अगर आप फर्स्ट वन भी याद रखेंगे 1793, तो इसमें 20 ऐड करते जाइएगा, आपको चारों चार्टर एक्ट्स के ईयर याद हो जाएंगे। क्राउन रूल पे भी एक नज़र डाल ही लेते हैं। क्राउन रूल में हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, फिर ये दोबारा इंडियन काउंसिल एक्ट ही है 1892 का, अगेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, जिसमें हम साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी देखेंगे और कमनर अवार्ड के बारे में भी जानेंगे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और फिर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एक्चुअल वीडियो। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, तो चलिए हम देखते हैं कंपनी रूल। और कंपनी रूल में भी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब बंगाल से दीवानी राइट्स वगैरह हटा दी गई थी तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे या जो इनके एम्प्लॉयज़ थे वो उसका बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ करते थे और कंपनी को बेनिफिट पहुंचाने की बजाय अपना पर्सनल फ़ायदा देखने लगे थे। तो इससे कंपनी को नुकसान होने लगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए ये सारी चीज़ें फंक्शन अच्छे से कर सकें, इसके लिए धीरे धीरे अब नए नए एक्ट्स वगैरह ये इंट्रोड्यूस करने लगे। तो आई हमारी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसमें क्या हुआ ना, सारा सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, तो इसकी पावर्स को थोड़ा सेपरेट कर दिया गया ताकि पूरी तरह से पावर सेंट्रलाइज ना हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही उसी के पास ना रहे और वो उसका मिसयूज़ ना कर पाए। थोड़े थोड़े भागों में अगर हम बांट देंगे तो थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये पहला स्टेप था जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी काम थे उसको रेगुलेट करने की या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि सारी पावर उसके पास ना हो। जैसे यहाँ बताया, डिड नॉट टेक ओवर पावर कम्प्लीटली। रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, सेपरेटेड दीज लॉज पॉलिटिकल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब पहली बार ऐसा हुआ कि हमने इनकी जो फंक्शंस थे, इनके काम थे, इसको सेपरेट कर दिया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी कम्प्लीटली इसको अपने हिसाब से कर रही थी, पर अब हमने इसको डिवाइड किया, सेपरेट किया पॉलिटिकल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। क्या होते हैं पॉलिटिकल फंक्शन?
टू मेक लॉज एंड स्कीम, नए नए लॉज बनाना और स्कीम बनाना। और एक बॉडी बना दी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो इस लॉ और स्कीम को इम्प्लीमेंट करती थी कि ये कैसे काम करेगा। लेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ये पहला स्टेप था कि सेंट्रली एक जगह से पूरे इंडिया पे गवर्न किया जा सके या पूरे इंडिया को चलाया जा सके, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन बनी, यहाँ से शुरुआत होनी शुरू हुई। अब इसमें क्या क्या हुआ, इस लॉ में, इस एक्ट में क्या क्या हुआ। जो गवर्नर ऑफ बंगाल पहले थे उन्हें हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे। अब थे तो वही, बस उसका नाम बदल दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ये अकेले तो सारा एडमिन संभाल नहीं सकते थे, तो इसीलिए इनके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 लोगों की, इनको हेल्प करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था, 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल की, बॉम्बे की और मद्रास की। लेकिन इस एक्ट के बाद हुआ क्या कि जो बॉम्बे और मद्रास वाले थे, जो गवर्नर्स, उनको बोला कि आप गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे, आप इनके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। जो मेन गवर्नर हो गए वो हो गए गवर्नर ऑफ बंगाल, जो पूरी तरह से शासन करेंगे, यानी सुप्रीमेसी इनकी थी अब। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया एक कैलकाटा में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इसके अलावा 3 जजेस थे। अब मैंने आपको बताया था ना, कंपनी के सर्वेंट मिसयूज़ कर रहे थे अपनी पावर्स का, वो ब्राइब्स लेने लगे थे, तोहफे लेने लगे थे लोगों का काम करने के लिए, और प्राइवेट ट्रेडिंग करने लगे थे। तो इसे प्रोहिबिट कर दिया गया कंपनी के सर्वेंट्स के लिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप करप्शन नहीं करेंगे, ब्राइब नहीं लेंगे, प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब प्राइवेट ट्रेडिंग क्या था, ये कंपनी का सामान पहुंचाने के बजाय अपना पर्सनल सामान, वही सामान जो मसाले और ये सब जो बेचे जा रहे थे इंडिया के बाहर ले जाके, वो पर्सनली अपना पर्सनल पहुंचाने लगे और वहाँ उस टाइप से बेचने लगे। तो इनको खुद फ़ायदा होने लगा, ये खुद रिच होने लगे, कंपनी ना रिच होके ये खुद रिच होने लगे। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे बंगाल के जो गवर्नर है उनकी हेल्प के लिए, तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जिसमें 4 काउंसिलर्स थे और एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ताकि ये रेवेन्यू के मैटर्स पे, सिविल मैटर्स पे और मिलिट्री मैटर्स पे रिपोर्ट कर सके। और ये जो काउंसिल थी 4 काउंसिलर्स की और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, ये कहलाई गवर्नर जनरल इन काउंसिल। चलिए, ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद हम देखेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या सेटलमेंट एक्ट या डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहते हैं इसको। अब इसे अमेंडिंग एक्ट क्यों कहते हैं, तो जब हम रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे 1773 का, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी कुछ गलतियां थी, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा था। तो उन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए, उन गलतियों को सही करने के लिए हम एक और एक्ट लेके आ गए, जिसे हमने कहा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या सेटलमेंट या डिक्लेरेटरी एक्ट। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें एग्जेम्पशंस हो गए कुछ। सुप्रीम कोर्ट की पावर के अंडर या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर हमने कुछ एग्जेम्पशंस कर दिए, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल इनके अंडर नहीं आएगी, जो कंपनी के सर्वेंट थे वो इनके अंडर नहीं आएंगे, और रेवेन्यू वाले मैटर्स इनके अंडर नहीं आएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर दे दी, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में जितने भी इनहैबिटेंट्स थे उनकी हर चीज़, उनसे जुड़े जितने भी लॉज वगैरह होंगे ये सुप्रीम कोर्ट देखेगी। हिंदूज़ के जो हिंदू लॉ चलते थे और मुस्लिम्स में जो मोहम्मडन लॉ चलते थे वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लेकिन सर्वेंट्स कंपनी के, गवर्नर जनरल बंगाल और उनकी काउंसिल, रेवेन्यू मैटर्स, ये सब नहीं देखेगी, ये उसकी पावर के बाहर कर दिया गया। अब कुछ पावर्स दे दी गई गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो बनाई गई थी, उसको क्या पावर दे दी गई, टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। जो लोकल कोर्ट्स होते थे या प्रांतीय कोर्ट्स होते थे उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगी हमारी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, और
जो इसकी अपील भी होगी, ये प्रांतीय कोर्ट की या लोकल कोर्ट की, ये भी गवर्नर जनरल काउंसिल को ही होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट को, ताकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो ये छोटे मोटे मैटर्स ना देखे, वो और भी मेन काम देखे, और जो हमारी गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाई गई थी वो इन सब मैटर्स को हैंडल कर ले। अभी मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या होती है। आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा लिखकर। चलिए, हमारे 2 एक्ट्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। हम इसे देखते हैं, ये क्या था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उसने कंपनी के सारे काम और एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए इंडिया में कंप्लीट कंट्रोल लाने के लिए ये एक्ट लेके आई, जिसे हमने कहा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए इन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में, उसे कंपनी की टेरिटरी ना कहकर ब्रिटिश पॉसेशंस इन इंडिया कहा जाने लगा, कि जो कंपनी की जितनी भी बाउंड्रीज हैं ये ब्रिटिश पॉसेशन है इंडिया में, ब्रिटिशर्स की हैं, ना कि हम इंडियंस की। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। जो इसके कमर्शियल फंक्शन थे और पॉलिटिकल फंक्शन थे। कमर्शियल फंक्शंस मतलब जो व्यापार वगैरह होता था, जिनसे इनको फ़ायदा होता था, मनी बेनिफिट होता था, और पॉलिटिकल फंक्शन मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, इसको अलग अलग कर दिया इन्होंने। और इसको अलग अलग करने के साथ इसको कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए 2 अलग अलग बॉडीज़ भी बना दी गई। जो कमर्शियल फंक्शन था उसको कंट्रोल करने के लिए बना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता था। इसमें कौन कौन होते थे? इसमें 3 डायरेक्टर्स होते थे जो पॉलिटिकल मैटर्स को इम्प्लीमेंट करते थे, लागू करते थे, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टच में रहते थे। और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए इन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये एक नई बॉडी इन्होंने बनाई, एक नई संस्था बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये किसको रिप्रेजेंट करती थी? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को। मतलब अगर ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कर रही है, मतलब सीधा रानी काम कर रही है, ये उनको रिप्रेजेंट करता था। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू जितने भी अफेयर्स होते थे इनको देखता था, इनको सुपरवाइज करता था, डायरेक्ट करता था इनसे जुड़ी सारी चीज़ों को। तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। अब चलिए देखते हैं एक्ट ऑफ 1786। अब ये जो हमारा एक्ट है 1786 का, ये ऐसे कोई प्रॉपर एक्ट नहीं था, लेकिन हमारे जो अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड थी कि मेरी 2 डिमांड्स हैं, अगर आप इनको पूरा करेंगे तभी मैं बंगाल का कार्यभार संभालूंगा। तो अब ये क्या डिमांड इन्होंने 2 रखी थी? इनकी जो पहली डिमांड थी, टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। यानी जो काउंसिल बनाई गई थी गवर्नर जनरल, उनके असिस्टेंट्स की, 4 लोग जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए, कुछ स्पेशल मामलों में उनको गवर्नर जनरल जो है, या मैं, उन्होंने कहा मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हूँ, मैं उस डिसीजन को ओवरराइड करूँगा, यानी उनका डिसीजन नहीं चलेगा, जो मेरा फाइनल डिसीजन होगा वही चलेगा। और इनका सेकंड डिमांड था, वो ये था कि इन्हें सुप्रीम कमांडर बना दिया जाए ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, जिसे कमांडर इन चीफ कहा गया। तो वो बने सुप्रीम कमांडर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब इसी के बाद एक नया एक्ट आया, चार्टर एक्ट। ये हमारा फर्स्ट चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसमें क्या हुआ? कंपनीज रूल कंटिन्यूड ओवर ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। जो कंपनी का रूल था जैसे चल रहा था वैसे ही चलने लगा ब्रिटिश टेरिटरीज जो इंडिया में थी उनके ऊपर। एक्सटेंडिंग द ओवरराइडिंग पावर्स टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। अब जो ये आया था एक्ट ऑफ 1786, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैं अपनी काउंसिल के जितने भी डिसीजन होगा उनको ओवरराइड करूंगा, यानी मेरी ही चलेगी, मेरा फाइनल डिसीजन होगा। वो उनके केस में नहीं, अब आने वाले जितने भी गवर्नर्स थे और प्रेसिडेंसीज थी सब पर लागू कर दिया कि आने वाले फ्यूचर टाइम में ये चलता ही रहेगा, जो भी गवर्नर होगा वो उसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। मोर पावर टू गवर्नर जनरल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर्स। अब क्या हुआ भाई, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जब ये काउंसिल को लीड करने के लिए एक्स्ट्रा पावर्स मिल गई तो उसके पास और पावर आ जाएगी, क्योंकि वैसे भी बॉम्बे और मद्रास तो इनके अंडर ही था। बॉम्बे और मद्रास जो गवर्नर्स थे वो बंगाल वाले के सबऑर्डिनेट ही थे।
कमांडर इन चीफ नॉट टू बी मेंबर ऑफ काउंसिल अंटिल अपॉइंटेड। एक नई चीज़ ऐड की गई कि जो कमांडर इन चीफ होंगे, यानी जो सुप्रीम कमांडर बनाए गए थे इंडियन आर्मी के, वो इस काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे जब तक कि अपॉइंट न किया जाए। इन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया। और ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दी गई कि अगले 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग करेगी इंडिया में। और जो स्टाफ थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, वो भी इंडियन रेवेन्यूज़ जो है पे करने लगे, यानी टैक्स पे करने लगे। इंडिया में जो भी स्टाफ रहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उन्हें भी टैक्स पेमेंट करना पड़ा जो इंडियंस करते थे। ये था हमारा पहला चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड चार्टर एक्ट, जो इसके 20 ईयर्स बाद 1813 में आया था। दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। एबॉलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, जो ट्रेडिंग था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग करेगी, इसको अबॉलिश कर दिया गया। अब दूसरी कंपनीज को भी मौका दिया जाने लगा, एक्सेप्ट टी एंड चाइना। अब टी क्या, जो चाय से जुड़ी हुई ट्रेडिंग थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। और इंडिया और चाइना के बीच भी उस टाइम पे ट्रेडिंग होती थी, तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंडर रहेगा। और बाकी चीज़ों में और भी कंपनी आ गई। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंडिया। अब क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ किया जाने लगा कि आइए और अपना धर्म यहाँ फैलाइए। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में बढ़ावा दिया जाने लगा, इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। ब्रिटिश क्राउन टू हैव सोवरेनिटी ओवर कंपनीज टेरिटरी। अब जो ब्रिटिश क्राउन होती थी या रानी होती थी, उनका फुल पावर मानने जाने लगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में, उसमें ज़्यादा पावर किसको दी गई, रानी को दी गई, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसे तो खैर यहाँ देखिए इनकी ट्रेडिंग अबॉलिश ही कर दी गई थी, तो वैसे भी इनकी पावर्स कम हो गई थी। ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश फॉर नॉन पेमेंट। अब जो लोकल गवर्नमेंट होती थी, जहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, उसे कहा गया कि आपको अथॉरिटी देते हैं, आप टैक्स जो है इम्पोज करिए, टैक्स लागू करिए वहाँ के लोगों पे। और अगर कोई पर्सन वो टैक्स नहीं देता है तो आप उसे पनिश भी कर सकते हैं नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी बात है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलिए जल्दी से हम अपना ये वीडियो फिनिश करते हैं, पर उसके पहले मैं कहूँगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और देखते हैं अब अपना नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहली बात, जो पहले गवर्नर जनरल थे, नाम था गवर्नर जनरल का, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा था। अब उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी बंगाल के नहीं पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल होंगे। और फर्स्ट ऐसे व्यक्ति जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। अब एक तरह से पहली बार इंडिया की गवर्नमेंट क्रिएट हुई। जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की, वो कम हो गई, एक तरह से ख़त्म हो गई। और सारी की सारी एक्सक्लूसिव पावर किसे दे दी गई, गवर्नर ऑफ बंगाल की, जिसे क्या कहने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक तरह से सारी पावर्स, मैक्सिमम पावर्स एक तरह से सारी किसके पास गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। अब इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल फंक्शंस थे ये खत्म हो गए। और ये किस तरह की बॉडी बन गई, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, जो रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करती थी, एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज में इंडियंस को भी मौका दिया जाने लगा। क्या कहा गया कि इंडियन शुड नॉट बी डिबेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेसेस। जो इंडियंस थे उन्हें यहाँ की सिविल सर्विसेज या किसी भी और जगह पर किसी भी प्लेस या किसी भी पोजीशन को होल्ड करने से आप नहीं रोकेंगे। पर हुआ क्या, ये जो सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज था ये नेगलेक्ट हो गया, थोड़ा सा इसको नेगलेक्ट कर दिया गया, थोड़ा किनारे कर दिया गया। क्यों, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये सही नहीं लगा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस डिसीजन को अपोज किया कि सिविल सर्विसेज का जो ओपन कंपटीशन हो रहा है इसमें इंडियंस को भी भाग लेने दिया जाए, ये इन्हें पसंद नहीं था। अब क्या हुआ, ये चार्टर एक्ट आया था 1833 का। इसके पहले जो भी लॉज वगैरह बनते थे उन्हें हम रेगुलेशंस कहते थे, लेकिन इसके बाद से जो भी लॉज बने इन्हें हम अब एक्ट कहने लगे कि अब एक ये एक्ट के नाम से जाना जाएगा। ये रेगुलेशंस नहीं है, ये एक्ट है, आपको फॉलो ही करने हैं। अब हम देखेंगे इसमें लास्ट टॉपिक आज का हमारा, जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1853।
ये लास्ट चार्टर एक्ट था। ठीक है, आप मुझे एक और बात बताइएगा यहीं पे, अभी कमेंट करिएगा कि पहला चार्टर एक्ट जो था वो कब आया था, फर्स्ट चार्टर एक्ट का टाइम क्या था। चलिए, एक्सटेंडेड कंपनी रूल फॉर अनलिमिटेड पीरियड। अब कंपनी का रूल इंडिया में अनलिमिटेड पीरियड के लिए रहेगा, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा। अब इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होगी कि हम 20 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, फिर 30 साल के लिए बढ़ाएंगे या 5 साल के लिए बढ़ाएंगे। अब ये हमेशा ही रहेगा। इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज, जो ऊपर बात हुई थी चार्टर एक्ट में ना, ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के, जिसमें इंडियंस को भी मौका लेने दिया जाए, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मैकले कमेटी आई थी, कमेटी ऑफ इंडियन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज 1854 में, उसकी रिकमेंडेशन पे उन्होंने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए और इंडियंस को भी मौका देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हुआ वो ये काम हुआ कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, इनके फंक्शन को बांट दिया गया। एक लेजिस्लेटिव कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव कर दिया गया, इनके फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था 6 न्यू मेंबर्स को लाया गया कि 6 न्यू मेंबर्स आएंगे और हेल्प करेंगे, जिसमें इंडियंस की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी इन 6 मेंबर्स में इंडियंस भी होंगे। कितने होंगे? 4 आउट ऑफ 6 जो होंगे वो इंडियन होंगे। और कहाँ कहाँ से होंगे? हमारी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा की लोकल गवर्नमेंट से होंगे। यानी इस लेजिस्लेटिव बॉडी में 4 इंडियंस होंगे आउट ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, और बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा की गवर्नमेंट से होंगे। अब जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे, ये जो नए 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऐड किए गए थे, इसकी वजह से लेजिस्लेशन को एक स्पेशल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की तरह ट्रीट किया जाने लगा कि ये सरकार की एक स्पेशल फंक्शन है। और ये जो लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ था ना बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा का, ये एक तरह से मिनी पार्लियामेंट की तरह लगने लगा। तो इसीलिए यहाँ पे टर्म मिनी पार्लियामेंट भी इसके लिए यूज़ किया गया है। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आप अब नोट्स अपने खुद के बनाइए, वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आप चाहें तो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को उठा के टैली भी कर सकते हैं। देखेंगे कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं हुआ होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you and see you in the next video. Bye bye.